तो आज का आपका टॉपिक है पेरेंटल प्रोडक्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स को डिटेल स्टडी करेंगे। वैसे तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स आपको कई सिलेबस में दे रखा है, पर अगर मैं बात करूं बी फार्मेसी की, तो बी फार्मेसी में आपको ये 5th सेमेस्टर में दिया हुआ है। बात करते हैं बी फार्मेसी की, तो बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट नंबर 4 का सबसे पहला टॉपिक है पेरेंटल प्रोडक्ट्स। पेरेंटल प्रोडक्ट्स का आज हम डिटेल लेक्चर देखेंगे, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, पेरेंटल ही नाम क्यों रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हैं जो हमें करनी पड़ती है एक पेरेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले। आपने देखा था ना यूनिट नंबर 1 में, जहां पर हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करी थी। अगर आपको कोई भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, एलिक्सियर, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, पैलेट्स कुछ भी बनाना है तो आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करना जरूरी है। आपको सब पता होना चाहिए उस टैबलेट के बनने से पहले कि यहाँ पे ड्रग की सॉल्युबिलिटी, पीएच, पीके, पार्टीशन कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी उसको स्टडी करेंगे, व्हीकल को स्टडी करेंगे, एडिटिव को, और साथ ही साथ देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ टोनिसिटी। यहाँ पर जो आइसोटोनिसिटी है उसकी इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, हमारे ब्लड से रिलेटेड है ये, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे पेरेंटल प्रोडक्ट्स को, यूनिट नंबर 4 बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि आज के इस लेक्चर में हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स को डिटेल स्टडी करेंगे। पेरेंटल प्रोडक्ट्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, एडिटिव, सॉल्वेंट, सब कुछ हम डिटेल स्टडी करेंगे, आइसोटोनिसिटी वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। अगर आपको पेरेंटल प्रोडक्ट पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से सुनो। पेरेंटल प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि हमारे इम्प्लांट्स हो गए, ठीक है, हमारे इंजेक्शंस वगैरह हो गए, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंजेक्शन का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये इंजेक्शन सीधा मेरी कहाँ पर आता है, वेन में आता है। कहाँ पर इंजेक्ट करते हैं हम, वेन में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन में क्या होगा, ड्रग होगा, और वो ड्रग कहाँ जा रही है, मेरे वेन में जा रही है। ठीक है, वेन में जा रही है, और वेन के थ्रू होते हुए वो पहुंच जाएगी मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। वेन में जा रही है मतलब कहाँ जा रही है, मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है। मैं रिपीट कर देता हूं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स का मतलब जैसे इम्प्लांट्स हो गया, इंजेक्शंस हो गए। अब इंजेक्शन में, इम्प्लांट्स में क्या होती है, ड्रग होती है। ठीक है, ये ड्रग कहाँ पर जा रही है, ये ड्रग मेरी वेन में जा रही है। वेन का मतलब है कि मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और वी कैन से ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है। अब यहाँ पर आप एक बार नोटिस करो कि जो इंजेक्शन में ड्रग था वो सारा ही ड्रग मेरी वेन के थ्रू होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच चुका है। मतलब 100% ड्रग यहाँ पर गया है। मतलब यहाँ पर जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स की बायो अवेबिलिटी होती है वो 100% होती है। तो ध्यान रखना, पेरेंटल प्रोडक्ट्स की बायो अवेबिलिटी अप्रोक्स 100% होती है। किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बायो अवेबिलिटी 100% नहीं होती एक्सेप्ट पेरेंटल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जो ड्रग है वो सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, मतलब वो ड्रग लीवर के पास नहीं गई। अगर ड्रग लीवर के पास नहीं जा रही है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ड्रग जो है इनएक्टिव नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इनएक्टिव नहीं होगी, ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और जब ड्रग इनएक्टिव नहीं होगी, ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो ड्रग का एक्शन पूरा आएगा। ठीक है, तो यहां पर यह भी फायदा है कि जो भी ड्रग आप दे रहे हो इंजेक्शन के थ्रू, वो ड्रग लीवर के पास नहीं जा रही, क्योंकि वो ड्रग तो सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन में घूमते हुए वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। अगर आप ड्रग देते, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, और अगर आप ओरली ड्रग देते, तो ओरली आपको पता है कि सबसे पहले टेबलेट आपके
ऑरल रूट से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए आपके कहाँ पर जाएगी, स्टमक में जाएगी, वहां पर HCl है, फिर वो ड्रग टेबलेट जो है डिसइंटीग्रेट होगी, फिर वहां का ड्रग डिसॉल्व होगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, लीवर में जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो भी आप ओरल रूट से ले रहे हो ना, तो उसका तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर में जाके मेटाबॉलिज्म हो जाएगा ड्रग का। 100% बायो अवेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी ओरल डोजेस फॉर्म की, बट अप्रोक्स 100% बायोएबिलिटी आती है पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग है वो इंजेक्शन के थ्रू हम वेन में डाल रहे हैं, वेन का मतलब हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में डाल रहे हैं। और यहाँ पर पेरेंटल प्रोडक्ट की कंडीशन में ड्रग जो है लीवर के पास नहीं जा रही है, क्योंकि अगर ड्रग लीवर के पास जाती तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता, वो इनएक्टिव हो जाती, तो ड्रग अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। तो हमने ये देखा, हमने यहाँ से 2 पॉइंट सीखे। देखो, हमने यहाँ से 2 पॉइंट कौन से सीखे, एक तो पेरेंटल प्रोडक्ट की जो बायो अवेबिलिटी होती है वो 100% होती है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे जो ड्रग होती है वो लीवर में नहीं जाती मेटाबॉलिज्म होने। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है। कौन सा मेटाबॉलिज्म होता है, बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं ओरल डोजेस फॉर्म से, अगर मैं यहाँ से टेबलेट लूंगा तो वो स्टमक में जाएगी, वहां पे डिसइंटीग्रेट होगी, ठीक है, फिर वो ड्रग डिसॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, फिर वो लीवर में भी जा सकती है। तो जो ओरल डोजेस फॉर्म है या अदर डोजेस फॉर्म है, वहां पर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, लीवर में जाके ड्रग इनएक्टिव हो जाती है, ड्रग अपना सारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे पाती। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पर होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है जहां पर ड्रग जो है लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है, और बाईपास मेटाबॉलिज्म ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है जहां पर लीवर में ड्रग जाती ही नहीं तो मेटाबोलाइज क्यों होगी। तो ये पेरेंटल प्रोडक्ट में आपको फायदा लिखना है कि यहाँ पर बायो अवेबिलिटी 100% होती है, यहाँ पर ड्रग लीवर के पास नहीं जाती है, अपने साइड ऑफ एक्शन पे जाती है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि पेरेंटल का मतलब होता है 100% बायो अवेबिलिटी। और ये जो पेरेंट्रल है, ये वर्ड जो है डिराइव्ड हुआ है पेरा और एंट्रोन से। पेरा एंट्रोन का मतलब होता है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। आपको पता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और अगर आप टेबलेट लेते तो टेबलेट आपके स्टमक में जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, डिसॉल्व होती, एब्जॉर्ब होती, और एब्जॉर्ब कहाँ पे होती, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती, वहां पे जाके ड्रग एब्जॉर्ब होती, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती। बट यहाँ पर जब आप पेरेंटल प्रोडक्ट यूज ले रहे हो तो डायरेक्टली आप वेन्स के थ्रू अपने ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में। यहाँ पर किसी भी तरह का इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ड्रग का, तो यहाँ पर लिखा है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। ये जो पेरेंटल मतलब है ना, इसका मतलब है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। यहाँ पे इंटेस्टाइन से कोई रोल नहीं, यहाँ पे लीवर से कोई रोल नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में 100% बायो अवेबिलिटी आती है अप्रोक्स ड्रग की। These are unique dosage form as they are administered by injecting directly into the body tissue through skin and mucous membrane. ठीक है, यहां पर देखिए पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर स्टेराइल प्रिपरेशन। अब ये बात ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, यहाँ पर ये इंजेक्शन तैयार हो रहा है, ये इंजेक्शन यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के अंदर यहाँ पर जो ड्रग है, ठीक है, इंजेक्शन में फिल कर रहे हैं हम ड्रग को, तो इस इंजेक्शन में जो भी ड्रग को हम फिल कर रहे हैं वो ड्रग 100% स्टेराइल होनी चाहिए। अगर इस ड्रग में किसी भी तरह का बैक्टीरिया, किसी भी तरह का पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, कैसे भी आप बोल लो, बैक्टीरिया बोल लो, वायरस बोल लो, पैथोजन बोल लो, फॉरेन पार्टिकल बोल लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल लो, अगर इस इंजेक्शन में किसी भी तरह से कोई भी बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो वो आपके सीधा वेन के थ्रू होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। और ये रिस्क हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% स्टेराइल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि यहां पर जो हम ड्रग दे रहे हैं वो सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, तो फिर हमें ध्यान रखना होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं, साथ ही साथ वो कंटेन करते हैं एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब एपीआई, मतलब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आपका ड्रग। एक ड्रग हो सकती है, एक से ज्यादा ड्रग हो सकती है, इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन दे दो, इन्फ्यूजन दे दो, इम्प्लांटेशन कर दो, ठीक है, इम्प्लांट्स का इम्प्लांटेशन होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो आपकी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है उसकी बायो अवेबिलिटी 100% होनी चाहिए, होती है, अप्रोक्स 100% होती है, उसकी स्टरलाइजेशन 100% होनी चाहिए, साथ ही साथ वो लीवर में नहीं जाती, साथ ही साथ उसका इंटेस्टाइन से कोई भी रोल नहीं रहता, दैट्स व्हाई हमने लिखा है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था।
अब देखो, सबसे पहले हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे हम। तो चलिए वन बाय वन सारे एडवांटेज को कवर करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स के। सबसे पहला एडवांटेज लिखा है कि यहाँ पर बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है। बाईपास मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि पेरेंटल प्रोडक्ट की जो ड्रग है वो लीवर में नहीं जाती। लीवर में नहीं जाती तो वहां पे जाके मेटाबोलाइज नहीं होती, इनएक्टिवेट नहीं होती और 100% बायो अवेबिलिटी देती है। दूसरा, यहां पर जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्विक होता है, फटाफट एक्शन आता है क्योंकि ड्रग सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, 100% बायोअवेबिलिटी है साइट ऑफ एक्शन पे, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी जल्दी से आएगा। दूसरा, द ड्रग विच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑरली कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। देखो, ऐसी ड्रग जिसको आप ओरली नहीं ले सकते उसको इंजेक्शन में डालो और अपनी वेंस में इंजेक्ट कर लो। ठीक है। तीसरा, the patient who are vomiting unconscious cannot take drug by oral route. In such cases the drug can be administration by this route. जैसे मान लीजिए आप उल्टी कर रहे हैं या फिर आप बेहोश हैं, तो इस कंडीशन में, बेहोशी की कंडीशन में तो मैं आपको टेबलेट दे नहीं पाऊंगा ना ओरली, या फिर आप उल्टी कर रहे हो बार बार तो भी मैं आपको ओरली टेबलेट नहीं दे पाऊंगा। पर मुझे आपकी बॉडी में ड्रग को तो डालना है, तो ड्रग को मैं कैसे डालूंगा? इंट्रावेनस रूट से। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। तो जो अनकॉन्शियस बेहोश पेशेंट है उनको भी आप आईवी दे सकते हैं, वॉमिटिंग वाले पेशेंट को भी आप आईवी दे सकते हैं। ऐसी कोई टैबलेट है जिसको आप ओरली नहीं दे सकते तो उस ड्रग को भी आप आईवी के थ्रू दे सकते हैं। साथ ही साथ आईवी का फायदा ये भी है कि वहां पर बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है। साथ ही साथ द ड्रग एक्शन कैन बी प्रोलॉन्ग बाय मॉडिफाइंग द फॉर्मुलेशन। अगर आप इंजेक्शन की, जैसे कि इम्प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, इम्प्लांट्स में क्या होता है कि हम इस तरह से इस डोजेस फॉर्म को तैयार करते हैं कि यहां से जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज होगा, और जब ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगा तो प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन लंबे टाइम तक बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन लंबे टाइम तक बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता रहेगा और आप सही रहेंगे। ठीक है, तो ड्रग एक्शन को हम यहाँ पर प्रोलोंग भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम इम्प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिस रूट कैन डिलीवर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड कंटेनिंग न्यूट्रिटिव लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम क्लोराइड। देखो, आप यहां से ग्लूकोज, जैसे आपको पता है ना कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर इमीडिएट आपको ग्लूकोज, हिंदी में बोलते हैं चढ़ा देता है, ग्लूकोज चढ़ा देता है। ठीक है, आईवी रूट से आपको बोतल वगैरह लगा देता है, ड्रिप ड्रिप बोलते हैं, ड्रिप चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस रूट कैन डिलीवर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड कंटेनिंग न्यूट्रिटिव लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम क्लोराइड। न्यूट्रिटिव लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे फायदे हैं कि यहाँ पर बाईपास होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक है, ऐसी टेबलेट जो आप ओरली नहीं ले सकते उसको आईवी से दे दो, वॉमिटिंग कर रहा है कोई तो आईवी दे दो, अनकॉन्शियस है कोई तो आईवी दे दो, उसके बाद प्रोलोंग एक्शन चाहिए तो इम्प्लांट्स दे दो, वो भी आईवी का ही एक पार्ट है। उसके बाद दिस रूट कैन बी डिलीवर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड कंटेनिंग न्यूट्रिटिव लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट भी आप दे सकते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो ये तो सारे फायदे हो गए पेरेंटल के। अब देखते हैं लिमिटेशन, क्या क्या कमियां हैं, या फिर आप बोल सकते हो क्या क्या डिसएडवांटेज है पेरेंटल प्रोडक्ट के। तो सबसे पहला है इंजेक्शन कोज पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं इंजेक्शन लगाऊंगा तो मुझे दर्द तो होगा, तो वो एक लिमिटेशन है कि मुझे दर्द होगा। दूसरा, द ट्रेन्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर द ड्रग। अब देखो, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्स ही मुझे यहाँ पर इंजेक्शन लगा सकता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद लूंगा इंजेक्शन और लगा लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते ना हम। अगर गलत इंजेक्शन लग गया तो आपकी मौत भी हो सकती है, तो आप खुद नहीं इंजेक्शन लगा सकते, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्स जो है इंजेक्शन लगाएगा, मतलब कि एक ट्रेन्ड पर्सन चाहिए इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू रॉन्ग रूट ऑफ इंजेक्शन में प्रूव टू बी फेटल। अगर आपने गलत तरीके से इंजेक्शन लिया तो जानलेवा हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू सेव पेशेंट व्हेन ओवरडोज इज गिवन। और मान लीजिए यहां पर आपने गलती से इंजेक्शन के थ्रू ओवरडोज दे दिया ड्रग का, तो ड्रग का ओवरडोज दे दिया, अब ये ड्रग कहां गई? सीधा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सीधा आपके ब्लड सर्कुलेशन में। और अगर ड्रग का ओवरडोज हो गया, वो भी ब्लड सर्कुलेशन में, तो टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। तो कई सारे नुकसान भी हैं, जैसे कि इंजेक्शन लगाते टाइम पेन होता है, ट्रेन पर्सन चाहिए, गलत जगह लगा लिया तो जानलेवा हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू सेव पेशेंट व्हेन ओवरडोज इज गिवन। पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने ड्रग का ओवरडोज दे दिया, क्योंकि यहां पर ड्रग का ओवरडोज 100% बायोअवेबिलिटी के साथ जाता है, क्योंकि ये आईवी रूट है।
देयर आर चांसेस ऑफ सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन ऑफ ए ड्रग बाय एन इंडिविजुअल। देखो हर बंदे का अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। अब कहीं पे इंजेक्शन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं पे इंजेक्शन लगाने से एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि एलर्जी हो जाए किसी को, सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए किसी को, तो ये भी चांसेस पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है आपके पेरेंटल की। तो ये थी लिमिटेशन। इससे पहले देखे सारे एडवांटेज, उससे पहले देखा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स की। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई किया है टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। देखो द टाइप ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड द स्टेट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यूएसपी। दो बेसिस पे हमने पेरेंटल प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया है। पहला बेसिस है वॉल्यूम के बेसिस पे और दूसरा बेसिस है स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। तो दो बेसिस पे हमने पेरेंटल प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमने पेरेंटल प्रोडक्ट को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। सबसे पहला है वॉल्यूम के बेसिस पे, दूसरा है स्टेट ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम के बेसिस पे, तो देखो वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ पर दो तरह से आपको क्लासिफाई कर रखा है। एक होता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल, नाम से पता लग रहा स्मॉल वॉल्यूम मतलब 100 ml से कम, और एक होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल मतलब 100 ml से ज्यादा। तो शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखना, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल एसवीपी, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल एलवीपी। लार्ज का मतलब 100 ml से ज्यादा, स्मॉल का मतलब 100 ml से कम। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंजेक्शन दैट इज पैक्ड इन कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml और लेस देन 100 ml। और यहाँ पर लिखा है एलवीपी में, एलवीपी का मतलब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल मतलब 100 से ज्यादा, तो यहाँ पर लिखा है मोर देन 100। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हुआ आपका पहला बेसिस वॉल्यूम के बेसिस पे, एक तो हो गया आपका स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, एक हो गया आपका लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। अब देखेंगे स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो वॉल्यूम के बेसिस पे है, ये जो स्टेट ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे है, ये किस फार्माकोपिया में है? यूएसपी में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। वॉल्यूम हो गया, चलो स्टेट ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। अब स्टेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंजेक्शन। इंजेक्शन कंटेन स्टेराइल सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंजेक्शन है या फिर कोई भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है तो वहां पर 100% स्टेराइल सॉल्यूशन आपको यूज लेना है, क्योंकि वो ड्रग सीधा आपके ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी कर सकती है, आपकी डेथ भी कर सकती है। तो यहां पर मैंने ये बात मेंशन भी करी है, इंजेक्शन कंटेन स्टेराइल सॉल्यूशन एंड आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट। देखो एक्टिव इंग्रेडिएंट तो होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब ड्रग तो होगा ही होगा, उसको डिसॉल्व करेंगे सही। ठीक है, या तो वाटर में डिसॉल्व करो या फिर नॉन एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करो। या तो आप वाटर में कर सकते हो या फिर आप नॉन एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर सकते हो आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, मतलब ड्रग को। The solution to be injected may show sediment which can be dispersed easily by shaking the container। अब देखो जैसे मान लीजिए आपका ये वायल वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, उसमें ड्रग है। यहाँ पर ये ड्रग है, ये जो ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये ड्रग है। अब हो सकता है ये ड्रग जो है नीचे आके सेटल हो जाए, जैसे सस्पेंशन सेटल होता है ना, सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं फ्लोकुलेटेड पार्टिकल, वो धीरे धीरे नीचे आके सेटल होने लग जाते हैं। तो हो सकता है ड्रग के पार्टिकल भी यहाँ पर क्या हो, कंटेनर में धीरे धीरे नीचे आके सेटल होने लग जाए। तो जब भी आप वायल्स को यूज कर रहे हो तो उसको अच्छे से शेक कर लो। यहाँ पर वही लिखा है, द सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड, जो भी सॉल्यूशन आप इंजेक्ट करने वाले हो पेशेंट की बॉडी में, उसमें सेडिमेंट हो सकते हैं, तो उसको अच्छे से रीडिस्पर्स कर लो, उसको अच्छे से शेक कर लो कंटेनर को। The suspension should remain stable in order to deliver a homogeneous dose whenever withdrawal is made from the container। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास ये कंटेनर है, सपोज ये कंटेनर है मेरे पास, और यहाँ पर ये ड्रग पार्टिकल नीचे सेटल हो गए, और यहाँ पर मेरे पास ऊपर क्या रह गया, लिक्विड लिक्विड रह गया, ये लिक्विड पार्टिकल है, और यहाँ पर जो मेरा ड्रग था वो नीचे आके सेटल हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको शेक करना पड़ेगा ताकि ड्रग जो है रीडिस्पर्स हो जाए वापस। क्योंकि जब मैं यहाँ से इंजेक्शन को फिल करूंगा, जब मैं यहाँ से इंजेक्शन को फिल करने वाला हूं, तो इंजेक्शन में सारी ड्रग आनी चाहिए, प्रॉपर ड्रग आनी चाहिए, एक होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है द सस्पेंशन शुड, देखो ध्यान से सुनो, द सस्पेंशन शुड रिमेन स्टेबल इन ऑर्डर टू डिलीवर ए होमोजीनियस डोज whenever withdrawal is made from the container। जब भी आप कंटेनर में से सॉल्यूशन को निकालोगे तो वहां पर ड्रग जो है सही से आनी चाहिए। इसके लिए आपको वायल्स को पहले से ही शेक करना होगा ताकि यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाए ड्रग का, और जब भी आप इंजेक्शन के थ्रू उसमें से सॉल्यूशन को निकालोगे तो सॉल्यूशन में ड्रग भी आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन आप जानते ही हैं, दीज आर पेरेंटल प्रिपरेशन कंपोज्ड ऑफ स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन। वही बात है, इन्फ्यूजन क्या है, पेरेंटल प्रोडक्ट ही है,
तो स्टेराइल तो होना ही चाहिए, यहाँ पे लिखा है स्टेराइल तो होना ही चाहिए, क्योंकि पेरेंटल है, सीधा इंजेक्ट कर रहे हो वेन में, सीधा जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। द प्रिपरेशन आर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन, बैक्टीरिया भी नहीं होने चाहिए वहां पर। देखो सीधी सी बात है, कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट है ना, तो वहां पर किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, टॉक्सिन नहीं होना चाहिए। टॉक्सिन मतलब जो टॉक्सिसिटी करे, कोई भी पैथोजन ना हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, 100% वो स्टेराइल हो, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको देखनी है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इस प्रिपरेशन में कोई भी बैक्टीरिया ना हो, कोई भी पायरोजन ना हो। पायरोजन ऐसे होते हैं एजेंट जो कि आपके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, बुखार ला देते हैं आपको फीवर कर देते हैं, आपकी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो आपके इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में ना तो किसी तरह का एंडोटॉक्सिन हो, ना किसी तरह का पायरोजन हो, ना किसी तरह का बैक्टीरिया हो, ना किसी तरह का वायरस हो, पैथोजन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फॉरेन पार्टिकल हो। एक ही बात है, घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो 100% स्टेराइल होना चाहिए, तब जाके आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो पेशेंट की वेंस में। दे डू नॉट कंटेन एनी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ये भी ध्यान रखना, यहां पर किसी भी तरह का एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हमें नहीं चाहिए इन्फ्यूजन में। इन्फ्यूजन दे डू नॉट कंटेन एनी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है आपका पाउडर फॉर इंजेक्शन। दीज आर स्टेराइल सॉलिड कंपाउंड। सी क्या होते हैं? स्टेराइल सॉलिड कंपाउंड होते हैं। देखो स्टेराइल तो सारे होंगे, that are distributed in their final volume when the vial or container is shaken to form a clear particle free solution। देखो सीधी सी बात है, पाउडर फॉर इंजेक्शन मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक वायल होता है, उसमें पाउडर होता है इस तरह से, ठीक है। जब आप उसमें लिक्विड मिक्स करोगे, डॉक्टर ने आपने देखा होगा, जो नर्स होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन को 2-3 इंजेक्शन को मिक्स करके भी लगाते हैं कई बार, ठीक है। तो पाउडर होता है, उसमें लिक्विड डालते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर उसको इंजेक्शन को वापस फिल करते हैं, फिर आपकी वेन्स में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए पाउडर है, अब इसमें पहले लिक्विड डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद एक इंजेक्शन लेंगे और इस लिक्विड पाउडर के मिक्सचर को फिल करके पेशेंट की वेन्स में डाल देते हैं। तो वो हो गया पाउडर फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन। देखो सबसे पहले तो आप इसे जे कर लो, इंजेक्शन है, ठीक है। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर डाइल्यूट विथ वाटर फॉर इंजेक्शन। देखो सीधी सी बात है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ये तो देंगे नहीं ना, इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट किससे करेंगे? वाटर से करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर डाइल्यूट विथ वाटर फॉर इंजेक्शन बिफोर दे आर एडमिनिस्टर्ड। जब हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो उससे जस्ट पहले हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म को डाइल्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इम्प्लांट। इम्प्लांट में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ड्रग का हम सस्टेन रिलीज करा सकते हैं, धीरे धीरे रिलीज करा सकते हैं, यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये भी सॉलिड होते हैं, स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं, स्टेराइल सारे होंगे। These are solid sterile preparation implanted in the tissue in order to release the active ingredient for long period। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर ड्रग को धीरे धीरे रिलीज कराते हैं, लंबे समय तक ड्रग रिलीज होता है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन लंबे समय तक दिखता है। आगे जब आप 7th सेमेस्टर में जाओगे तो 7th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वहां पर आपको यही पढ़ना है, पूरी 5 यूनिट में यही पढ़ना है कि ड्रग को हम सस्टेन रिलीज कैसे कराएं, ड्रग को हम धीरे धीरे रिलीज कैसे कराएं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे बनाए रखने दें। नेक्स्ट है आपका इंजेक्टेबल इमल्शन। दिस आर लिक्विड प्रिपरेशन इन विच द ड्रग सब्सटेंस आर डिसॉल्व और डिस्पर्स्ड इन अ सुटेबल इमल्शन मीडियम। सीधी सी बात है, दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड और विटामिन। इंजेक्टेबल इमल्शन में हम क्या देते हैं? फैटी एसिड, विटामिन वगैरह वगैरह। फिर आपका ऑयली इंजेक्शन। दिस आर यूज्ड टू प्रिपेयर पेरेंट्रल कंट्रोल रिलीजेस डोजेस फॉर्म। देखो सीधी सी बात है, कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म बनाने के काम आता है। ये भी कैसा होना चाहिए? स्टेराइल होना चाहिए। तो ये थे आपके बेस्ड ऑन स्टेट प्रोडक्ट। उससे पहले हमने देखा था बेस्ड ऑन वॉल्यूम, ये दोनों हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ यूएसपी एंड एसवीपी एलवीपी, ये हो गया वॉल्यूम के बेसिस पे। और इधर हो गया आपके इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, पाउडर फॉर इंजेक्शन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन, इम्प्लांट, इंजेक्टेबल इमल्शन और ऑयली इंजेक्शन। ये हो गए टाइप्स। अभी तक हमने एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, टाइप्स, इंट्रोडक्शन सब कुछ कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट है आपका प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर। हमें ऐसी कौन कौन सी स्टडी करनी है? तो देखो चाहे कोई भी डोजेस फॉर्म हो, चाहे आपकी टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, सिरप हो, एलिक्सियर हो, कैप्सूल हो, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हो, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो, पैलेट्स हो या पेरेंटल प्रोडक्ट्स हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, सब में सबसे पहले आपको क्या करनी है? प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बहुत इसेंशियल होती है किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने से पहले। आपको यूनिट नंबर 1 में मैंने पूरा तो बता रखा है कि आपको पीएच चेक करना है, पीकेएच चेक करना है, आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट चेक करना है, आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करना है, आपको सोल्युबिलिटी चेक करनी है, आपको मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, आपको वेट चेक करना है, बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। तो यहाँ पे लिखा है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी इन्वॉल्व द स्टडी अबाउट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग।
देखो ड्रग की हमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, उसी में आ गया सॉल्युबिलिटी, पीएच, पीके, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में ही आ गया। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप उस ड्रग से कोई डोजेस फॉर्म बनाने वाले हो तो उस ड्रग का पूरा हमें बायोडेटा होना चाहिए कि इस ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, केमिकल प्रॉपर्टी ये है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी, पीएच, पीके, पार्टीशन कोफिशिएंट, मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वेट, केमिकल में हाइड्रोलाइसिस, रेंसिडिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जो भी है वो आपको पूरी पूरी पता होनी चाहिए। ड्रग की पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है वो पॉइंट नोटिस करो। प्री फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व द स्टडी अबाउट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंस प्रायर टू फॉर्मुलेशन। दिस स्टडीज आर परफॉर्म अंडर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड ऑक्सीजन। देखो सीधी सी बात है, ये ड्रग है, ठीक है। अब ये ड्रग नॉर्मली तो खराब होने वाली नहीं है। इस पे हम ज्यादा सनलाइट डालें, ज्यादा टेम्परेचर पे रखें, ज्यादा ह्यूमिडिटी पे, ज्यादा मॉइस्चर पे, ज्यादा पीएच पे, ज्यादा लाइट पे, ज्यादा ऑक्सीजन पे रखें, तब जाके हमें पता लगेगा कि हाँ इस मॉइस्चर पे ये खराब हो जाएगी, इतने ऑक्सीजन लेवल पे ये खराब हो जाएगी, इतने टेम्परेचर पे ये खराब हो जाएगी, इतने लाइट में ये खराब हो जाएगी। इसको आपको इस जगह स्टोर करना है, इसको आपको कूल प्लेस पे स्टोर करना है, इसको आपको बिलो द 5 डिग्री सेल्सियस स्टोर करना है। वो सब हमें पता कैसे लगेगा? जब हम उसे स्ट्रेसफुल कंडीशन देंगे। तो दिस स्टडीज आर परफॉर्म अंडर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड ऑक्सीजन, so that the reaction are accelerated and potential reaction are detected. A few physicochemical properties that affect a drug substance are discussed below. जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सोल्युबिलिटी हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वेट हो गया, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल का सरफेस एरिया, आयनाइजेशन कांस्टेंट, पार्टीशन कोफिशिएंट, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको अच्छे से स्टडी कर लेने होते हैं। चाहे आप कैप्सूल बनाओ, टेबलेट बनाओ, सिरप बनाओ, पेलेट बनाओ, सस्पेंशन बनाओ, एमल्शन बनाओ, जो भी आप बना रहे हो, चाहे आप पेरेंटल प्रोडक्ट से बनाओ, आपको ये सारे जो प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर है इनको अच्छे से स्टडी करने होते हैं। जैसे हाइग्रोस्कोपिसिटी हो गया, ठीक है, व्हीकल एडिटिव के बारे में हो गया। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट को स्टडी करना जरूरी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम। जब सॉलिड और लिक्विड फेज जो है इक्विलिब्रियम में हो, उस फेज को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इस डिटर्मिनेशन इज प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ प्यूरिटी। देखो ड्रग की प्यूरिटी इंडिकेशन हो रही है मेल्टिंग पॉइंट से। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? दिस प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड आइदर आईवी और इंट्रामस्कुलरली। हमें ये प्रॉपर्टी चेक करनी है ताकि हमें पता लगे कि जो भी हम पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पेरेंटल प्रोडक्ट को क्या हम आईवी के थ्रू दे, क्या हम आईएम दे, इंट्रामस्कुलर दे, वो हमें पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वेट का हम पता इसलिए करते हैं ताकि हमें पोटेंशियल प्रॉपर्टी एंड रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड। जो भी उस ड्रग में फंक्शनल ग्रुप वगैरह होते हैं उसकी क्या रिएक्टिविटी होती है वो सब पता लग जाता है। पार्टिकल साइज का आपको पता ही है, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और वैसे भी एक बात ध्यान रखो, पेरेंटल प्रोडक्ट के जो ड्रग पार्टिकल होते हैं ना, उन ड्रग पार्टिकल की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होनी चाहिए। बहुत छोटी क्यों होनी चाहिए? सबसे पहला तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, दूसरा एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और तीसरा कि निडल से पास हो जाएंगी। मान लीजिए आप इंजेक्शन में फिल कर रहे हैं और पेशेंट को इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, ये पेशेंट खड़ा है, पेशेंट को आप इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाले हैं, तो इंजेक्शन की जो नीडल होती है आगे, वहां से ड्रग इजीली पास होकर वेन में चल जाए। तो ड्रग इतना छोटा होना चाहिए कि वो इंजेक्शन की नीडल से भी पास हो जाए। आयनाइजेशन कांस्टेंट वगैरह आप देखोगे, पार्टीशन कोफिशिएंट, ये सब हमने यूनिट नंबर 1 में देख लिया है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिसिटी आपको देखनी है। हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होती है? जैसे ये आपका ड्रग है, यहाँ पे आपका मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर जो है ड्रग कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब ड्रग की कैपेबिलिटी, ड्रग की एबिलिटी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर्मुलेशन, जैसे व्हीकल हो गया, एडिटिव हो गया, और भी जैसे सोल्यूबलाइजिंग एजेंट है, स्टेबलाइजर है, बफरिंग एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, किलेटिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग इमल्सिफाइंग वेटिंग एजेंट है, और टोनिसिटी फैक्टर है। ये सब क्या है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर्मुलेशन के लिए। अगर आपको पेरेंटल प्रोडक्ट को बनाना है तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। उससे पहले हमने क्या देखा? हाइग्रोस्कोपिसिटी देखा हमने, पार्टीशन कोफिशिएंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, पार्टिकल साइज, शेप, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वेट, सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हमने किसमें देखा? प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर में। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन। जो भी हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स फॉर्म बनाने वाले हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे व्हीकल, एडिटिव, सोल्युबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, बफरिंग एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल एंड किलेटिंग, सस्पेंडिंग, इमल्सिफाइंग, वेटिंग और टोनिसिटी फैक्टर। तो देखो व्हीकल दो तरह से होते हैं। एक तो एक्वस व्हीकल हो सकता है। वाटर इज यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंजेक्शन बिकॉज water is tolerated well by the body and safest to administer.
देखो सीधी सी बात है, अगर जो आपके ज्यादातर इंजेक्शन होते हैं ना वो WFI होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि WFI क्या होते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो वाटर फॉर इंजेक्शन मतलब यहाँ पर हम वाटर को यूज ले रहे हैं एज ए व्हीकल, क्योंकि ज्यादातर इंजेक्शन में हम वाटर को ही यूज लेते हैं एज ए व्हीकल, क्योंकि वाटर तो हमारी बॉडी के लिए वैसे ही जरूरी है और वाटर का कोई हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो वाटर जो है एक सेफेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये हो गया आपका एक्वस व्हीकल, जहां पर आप वाटर को यूज लोगे एज ए व्हीकल, और ज्यादातर हम मेजोरिटी ऑफ इंजेक्शन में ही वाटर को ही यूज लेते हैं, क्योंकि वाटर जो है हमारी बॉडी टॉलरेट भी कर लेती है और सेफेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी माना जाता है। द एक्वस व्हीकल यूज्ड आर, जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन मैंने बोला ना WFI, ये आ गया, देखो इस तरह से शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2, फ्री फ्रॉम CO2, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजोल्व एयर। और जो भी हम वाटर यूज ले रहे हैं वो वाटर कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, वहां पर किसी भी तरह की कोई भी इम्प्यूरिटी, चाहे वो वोलेटाइल इम्प्यूरिटी हो, नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी हो, नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह का पायरोजन नहीं होना चाहिए। जो भी हम वाटर को यूज ले रहे हैं वो एकदम स्टेराइल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पायरोजन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी होना चाहिए, आइदर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी। तो जो भी हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन है वो फ्री फ्रॉम CO2, फ्री फ्रॉम डिजोल्व एयर, फ्री फ्रॉम वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी, फ्री फ्रॉम पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फ्री फ्रॉम पायरोजन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता रखा है कि पायरोजन बड़े खतरनाक होते हैं। अगर पायरोजन हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो पायरोजन हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और कई बार पायरोजन हमारी बॉडी के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, BT नॉट BP। ओके, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखे हैं नॉन एक्वस व्हीकल। द कॉमनली यूज नॉन एक्वस व्हीकल आर ऑयल एंड एल्कोहल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कि जो नॉन एक्वस व्हीकल होते हैं, नॉन एक्वस मतलब वाटर तो होगा नहीं, अब वाटर की जगह क्या हो सकता है, जैसे ऑयल हो सकते हैं, एल्कोहल हो सकते हैं। ठीक है, ऑयल में जैसे फिक्स्ड ऑयल, जैसे आपके RHS ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, आलमंड ऑयल। ठीक है, तो ये जितने भी तरह के ऑयल हैं ये आपके व्हीकल की तरह काम आते हैं इंजेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, द ऑयली व्हीकल आर जनरली यूज्ड व्हेन अ डिपोट इफेक्ट ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड और द मेडिकामेंट आर इनसोल्यूबल और स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। देखो सीधी सी बात है, अगर आपका ड्रग वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, या वाटर में कम सोल्यूबल है, तो उस कंडीशन में आप सॉल्वेंट को वाटर तो ले नहीं सकते, आप क्या लोगे, या तो ऑयल लोगे या अल्कोहल लोगे। ध्यान से सुनो, अगर आपका ड्रग वाटर में सोल्यूबल नहीं है या कम सोल्यूबल है तो उस कंडीशन में आपको सॉल्वेंट ऑयल या अल्कोहल लेना पड़ेगा। या फिर अगर आपको ड्रग से डिपोट इफेक्ट चाहिए, डिपोट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारा ड्रग आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन में चाहिए, मतलब अगर आपको ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो एक साथ रिलीज होना ड्रग का उसे कहते हैं डिपोट इफेक्ट। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, ऑयली व्हीकल को लेना है। तो ऑयली व्हीकल को आप कब लेंगे, जब वाटर में ड्रग सोल्यूबल ना हो या कम सोल्यूबल हो, या फिर आपको डिपोट इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द ऑयल व्हीकल आर जनरली यूज्ड व्हेन अ डिपोट इफेक्ट ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड और द मेडिकामेंट आर सोल्यूबल और स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर और द ड्रग सोल्यूबल इन ऑयल, एग्जाम्पल डाइमरकेप्रोल इंजेक्शन बाय यूजिंग अरेकिस ऑयल एज अ व्हीकल। जो आपका डाइमरकेप्रोल होता है ना, ये ऑयल में सोल्यूबल होता है, तो इसलिए इसका इंजेक्शन जो है RHS ऑयल के थ्रू हम बनाते हैं। यहाँ पर व्हीकल कौन सा यूज लेते हैं, RHS ऑयल। नेक्स्ट है आपका इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन की प्रिपरेशन में आप इथाइल अल्कोहल का यूज लेते हैं। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। इथाइल अल्कोहल को हम किस में यूज लेते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन के इंजेक्शन को बनाने के लिए। हाइड्रोकोर्टिसोन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, हैंस द सॉल्यूशन इज मेड इन 50% अल्कोहल। अब देखो, अगर आपका हाइड्रोकोर्टिसोन पानी में सोल्यूबल नहीं है तो फिर हम जो सॉल्वेंट बनाने वाले हैं, जो भी हम व्हीकल यूज लेने वाले हैं, वो 50% अल्कोहल होगा। अल्कोहल कॉज पेन एंड टिश्यू डैमेज एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। बट अल्कोहल की वजह से क्या होगा, पेन हो सकता है ज्यादा, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं जहां पर भी आप इंजेक्शन दे रहे हो। देयरफॉर इट इज नॉट कॉमनली यूज, इसीलिए हम इसे कॉमनली यूज नहीं करते। तो ये हो गया आपका नॉन एक्वस व्हीकल। इससे पहले हमने देखा एक्वस व्हीकल। व्हीकल के बाद आपको दे रखा है एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं, दिस सब्सटेंस आर एडेड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस पेरेंटल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप एडिटिव्स को यूज लेते हैं। ठीक है,
दिस एडिटिव शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी टू यूज देम, और तभी यूज लेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। While selecting the additive, care must be taken that they should compatible with physical and chemical with entire formulation। देखो, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है, जो भी हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है, अब उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगी, तो जो भी हम एडिटिव यूज लेने वाले हैं ना, वो एडिटिव जो है उन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज से एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉम्पेटिबल होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पेटिबल मतलब उनसे बन जानी चाहिए आपस में। तो ध्यान से सुनो, मैं वापस पढ़ देता हूँ। दिस सब्सटेंस आर एडेड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो सब्सटेंस होते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, क्वालिटी बढ़ाते हैं आपके पेरेंटल प्रोडक्ट की। दिस एडिटिव शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी टू यूज देम। व्हाइल सिलेक्टिंग द एडिटिव्स, केयर मस्ट बी टेकन दैट दे शुड बी कंपेटिबल विद फिजिकल केमिकल विद द एंटायर फॉर्मुलेशन। दे शुड बी एडेड इन मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी। देखो, जैसे आपके सोल्यूबलाइजिंग एजेंट है, स्टेबलाइजर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये सब भी तो यूज करने पड़ेंगे ना आपको। नेक्स्ट आपका है बफरिंग एजेंट, द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रिपरेशन विच इज ड्यू टू चेंज इन पीएच। देखो, होता क्या है कि पीएच में चेंज आने से आपकी ड्रग खराब हो सकती है, तो वहां पर हम उस डोजेस फॉर्म में बफर डालेंगे। और आपको पता है कि बफर में, जैसे मान लीजिए बफर सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा एसिड डालो तो भी इसकी पीएच सेम रहेगी, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बेस डालो तो भी इसकी पीएच सेम रहेगी। तो हमारे डोजेस फॉर्म में हम बफर इसलिए डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा बेस उस बफर को चेंज नहीं कर सकता, वहां पे जो पीएच रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे पीएच यहाँ पे दिखा रखी है, बफर सिस्टम यहाँ पे दिखा रखा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखा रखा है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो 3.5 से 5.7 पीएच। बफर सिस्टम कौन सा है? एसिटिक एसिड एसिटेट। कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? 1 to 2%। नेक्स्ट है आपका एंटीबैक्टीरियल एजेंट। आपको पता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, नाम से पता लग रहा है, एंटी का मतलब अपोजिट, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला। जैसे आपका बेंजाइल अल्कोहल, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजल अल्कोनियम क्लोराइड और थायोमर्सल। इनकी कंसंट्रेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी है मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बता रखा है किलेटिंग एजेंट के बारे में। तो किलेटिंग एजेंट सच एस ईडीटीए, और ये जो ईडीटीए है ये आपने थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी जगह पढ़ा है। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 5 में किलेटिंग एजेंट ईडीटीए। कॉम्प्लेक्सेशन पढ़ा था ना, वहां पर भी पढ़ा है। तो किलेटिंग एजेंट, जैसे कि ईडीटीए की बात करूं, ईडीटीए क्या होता है? हेक्साडेंटेड होता है ना, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, और वी कैन से पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, and its salt, sodium or potassium salt of citric acid, are added in the formulation to chelate the metallic ion present in the formulation। देखो, आपके डोजेस फॉर्म में जो भी मेटेलिक आयन होगा उसके साथ किलेट बनाने के लिए, एक स्टेबल रिंग फॉर्मेशन करने के लिए, एक स्टेबल किलेट बनाने के लिए आपको ईडीटीए को ऐड करना पड़ेगा एज द किलेटिंग एजेंट। तो किलेटिंग एजेंट का एग्जांपल हो गया ईडीटीए। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, या फिर इसके सोल्ट्स, या फिर आप सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड को भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपके फॉर्मुलेशन में जो भी मेटेलिक आयन है ये किलेटिंग एजेंट उसके साथ क्या बना ले? किलेट बना ले। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं एडिटिव्स के, ईडीटीए डाइसोडियम, ईडीटीए कैल्शियम डाइसोडियम, ईडीटीए, ठीक है, टेट्रा सोडियम। कंसंट्रेशन रेंज आपको दे रखी है 0.04, 0.01, 0.00, 368, 0.05 तक। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके पास सस्पेंडिंग एजेंट है, एमल्सिफाइंग है, वेटिंग एजेंट है। ये सब आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़े हैं कि सस्पेंडिंग एजेंट क्या करेंगे? आपकी विस्कोसिटी इंप्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका लिक्विड है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपके जो पार्टिकल है वो फटाफट फटाफट सेटल हो रहे थे। ठीक है, अब ये दूसरा लिक्विड है, ये लिक्विड थोड़ा क्या है? विस्कस है, गाढ़ा है, तो यहाँ पर पार्टिकल जो है ज्यादा देर तक सस्पेंड रहेंगे। जैसे अगर मैं सीधा सा एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आपके पास एक पानी का कंटेनर है और यहाँ पर आपके पास एक शहद का कंटेनर है। आपके पास कॉइन है, अगर आप कॉइन यहाँ पर डालोगे तो वो कॉइन फटाफट नीचे आ जाएगा पानी में, तो बट अगर आप उसी कॉइन को शहद में डालोगे तो वो कॉइन ऊपर ही रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, फिर बहुत देर बाद नीचे आएगा, फिर बहुत ही देर बाद नीचे आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो कॉइन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो वही बात आप यहाँ पे देखो ना कि जब आपके लिक्विड की, ये जो लिक्विड है अगर इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ये जो ड्रग के पार्टिकल है ये नीचे धीरे धीरे जाएंगे, और अगर आपकी विस्कोसिटी कम होगी तो ड्रग के पार्टिकल नीचे जल्दी जल्दी जाएंगे। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करेंगे? नाम से पता लग रहा, पार्टिकल को सस्पेंड करा के रखेंगे। पार्टिकल को सस्पेंड कराने के लिए ये कैसे काम करते हैं? ये विस्कोसिटी इंप्रूव कर देते हैं ताकि आपके पार्टिकल जो है लंबे टाइम तक सस्पेंड रहे। जैसे कि आपका मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जिलेटिन, अकेशिया, ये कॉमनली सस्पेंडिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका एमल्सिफाइंग एजेंट, आर यूज्ड इन स्टेराइल इमल्शन फॉर द पर्पस
एंड जनरली वी यूज लेसिथिन। इमल्सिफाइंग एजेंट का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? लेसिथिन हो गया। फिर आ गए वेटिंग एजेंट। द वेटिंग एजेंट आर यूज टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल एंड द लिक्विड। आपको पता है वेटिंग एजेंट क्या करते हैं? इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं। जो आपके सॉलिड है मतलब ड्रग के पार्टिकल है, जो आपका लिक्विड है मतलब जो आपका कंटिन्यूअस फेज है, तो सॉलिड पार्टिकल मतलब ड्रग के पार्टिकल, लिक्विड मतलब आपका कंटिन्यूअस फेज, उसके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होती है उसको कम करने का काम होता है वेटिंग एजेंट का, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह के लम्स ना बने, इस तरह से लम्स ना बने, किसी भी तरह के इस तरह से लम्स ना बने। ठीक है। दे ऑल्सो एक्ट एज एंटी फॉर्मिंग एजेंट टू सबसाइड द फॉर्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग शेकिंग ऑफ द प्रिपरेशन। देखो, जब आप प्रिपरेशन को शेक करोगे, शेक क्यों कर रहे हो? ताकि जो आपके पार्टिकल नीचे डिपॉजिट हो गए वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बट जब आप आपके कंटेनर को शेक करोगे तो हो सकता है कंटेनर को शेक करने के दौरान वहां पर झाग बनना स्टार्ट हो जाए, फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाए। तो उस फॉर्म से बचने के लिए वेटिंग एजेंट एंटी फॉर्मिंग एजेंट का भी काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि शेक तो करना पड़ेगा, रिडिस्पर्स तो करना पड़ेगा पार्टिकल को, ताकि एक होमोजीनियस प्रिपरेशन हमें मिले, बट उस दौरान झाग भी तो बन सकते हैं। तो झाग को बचने के लिए एंटी फॉर्मिंग एजेंट काम आते हैं। एडिटिव के एग्जांपल दे रखे हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीसोर्बेट 20, 40, 80, पोविडोन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सोर्बिटन। ठीक है, कई तरह के एग्जांपल है, लेसिथिन वगैरह वगैरह, उनकी कंसंट्रेशन भी आपको यहाँ पे मेंशन है। चलिए आगे चलते हैं, टोनिसिटी की बात करते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। देखो, टोनिसिटी आप सभी ने पढ़ा है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में 3rd सेमेस्टर में। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है वो आइसोटोनिक होनी चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम होनी चाहिए, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, ना हाइपो ना हाइपर, आइसोटोनिक होनी चाहिए विथ ब्लड प्लाज्मा। आई रिपीट, जो भी हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन है वो आइसोटोनिक होनी चाहिए हमारे ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है, या हमारे बॉडी फ्लूइड से। The isotonicity of the solution may be adjusted by adding sodium chloride, dextrose, boric acid। देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई आइसोटोनिक नहीं है तो उसकी आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए आप सोडियम क्लोराइड को ऐड कर सकते हो, आप डेक्सट्रोज को ऐड कर सकते हो, आप बोरिक एसिड को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल ऑफ टोनिसिटी एडजस्टर मॉडिफायर आर ग्लिसरीन, लैक्टोज, मैनिटोल, डेक्सट्रोज, NaCl, सोडियम सल्फेट, सॉर्बिटोल। ये सब टोनिसिटी को एडजस्ट करने वाले, मॉडिफाई करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सॉर्बिटोल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, लैक्टोज हो गया। और ये आइसोटोनिक ही होना चाहिए हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन, हमारे ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड या फिर हमारे बॉडी फ्लूइड को लेकर, क्योंकि आइसोटोनिक होना बहुत जरूरी है। देखो, आइसोटोनिक में आपके आरबीसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंजेक्शन लगाओगे तो आपके आरबीसी को कोई दिक्कत नहीं है, जितना वाटर इन हो रहा है उतना वाटर आउट हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये आइसोटोनिक है, ये सेम है, ये होमो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हाइपरटोनिक हो रहा है। हाइपरटोनिक में पता है क्या होता है? क्रिनेशन हो जाता है, जो आपकी आरबीसी है वो श्रिंक हो जाती है। आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, देखो ध्यान से सुनो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे कम से ज्यादा की तरफ जाता है। ठीक है, बाहर हाइपर है, हाइपर मतलब ज्यादा, और अंदर क्या हो गया? अंदर कम हो गया, तो कम से बाहर की तरफ आ रहा है। आप देखो, कम से बाहर की तरफ आ रहा है, कम से बाहर की तरफ। आरबीसी में ऑस्मोटिक प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो अगर आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो आरबीसी के अंदर कम हुआ, तो कम से ज्यादा की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो कम से ज्यादा की तरफ मतलब वाटर निकल रहा है, और वाटर आरबीसी में अगर निकलेगा तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। वहीं अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, हाइपो का मतलब कम, अगर बाहर कम सॉल्यूशन हुआ, देखो कम 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 कम, और अंदर ज्यादा हुआ, ज्यादा 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 ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा? कम से ज्यादा, तो अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो कम से ज्यादा की तरफ मतलब आरबीसी यहाँ पर फूल जाएगी और फूल के फट जाएगी। हम कहेंगे आरबीसी स्वेल अप, और स्वेल अप होने के बाद आरबीसी का हीमोलाइसिस। यहाँ पे हो गया क्रेनेशन, यहाँ पे हो गया हीमोलाइसिस। तो आपने देखा ना कि आइसोटोनिसिटी कितनी जरूरी होती है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी, मतलब टोनिसिटी फैक्टर्स। उससे पहले हमने सस्पेंडिंग इमल्सिफाइंग वेटिंग एजेंट, किलेटिंग एजेंट, एंटीबैक्टीरियल, बफरिंग एजेंट, एडिटिव्स, हमने ये जितने भी एडिटिव्स थे सारे देख लिए। उससे पहले हमने देखा व्हीकल, व्हीकल में एक्वस व्हीकल, नॉन एक्वस व्हीकल। उससे पहले हमने देखा प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर, जो कि इसेंशियल है हमें स्टडी करना। उससे पहले हमने देखा था एडवांटेज ऑफ पेरेंटल, लिमिटेशन ऑफ पेरेंटल बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। ये क्लासिफिकेशन था आपके टाइप ऑफ पेरेंटल में, एक तो वॉल्यूम के बेसिस पे, एक स्टेट ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू यूएसपी। और उससे पहले हमने देखा इसका एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको पेरेंटल प्रोडक्ट्स के
लेक्चर को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। डेफिनेशन, टाइप, एडवांटेज, लिमिटेशन, प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर, व्हीकल, एडिटिव, इंपोर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी, ये पूरा ही हमने आज डिटेल में स्टडी करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्शन प्रोसीजर देखेंगे, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, कंट्रोल, एसेप्टिक प्रोसेसिंग देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आपको इस नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन से। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सेकंड, ऐप स्टोर वाले भी आप डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। ऐप स्टोर वाले माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से। वहां पर एक कोड रिक्वायर्ड होगा, ORG कोड, वहां पर आप लिखिए MULNO और फिर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर लिंक वर्किंग नहीं है तो आप हर प्लेटफॉर्म पे जाइए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, जहां भी आपको डेप्थोबायोलॉजी से कनेक्ट होना हो। कनेक्ट होने का फायदा यह है कि वहां पर आपको MCQ, अपडेट, मीम्स, पोल्स, सब कुछ रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।